आपका आंसर नंबर 4। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन शायद इस बार आया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया क्या है, पहले लिख लेते हैं हम। आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया है, क्या दिया है, गिविंग कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट क्या होता है, किसी भी सामान को बनाने में प्रोड्यूसर का जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। फंक्शन है आपका C इज इक्वल टू ए ई, ई के ऊपर पावर है B एंड Q। क्वेश्चन में आपको Q की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, देखो दिया गया है आपको एक तो टोटल कॉस्ट दी है पहली चीज, और क्वेश्चन में आपसे कहा है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये आपसे कहा है क्या, ये भी आपको दिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, क्यू की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, क्यू की वैल्यू। इज इट क्लियर। तो आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया है और आपको दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल है, आपको क्यू निकालना है। तो पहले तो आप कॉस्ट फंक्शन को समझ लीजिए। कॉस्ट फंक्शन का मतलब है, ये आपको फंक्शन ये बता रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो किसी चीज को बना रहा है और वो जो चीज बनाई जा रही है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्यू है। क्यू क्या है, क्वांटिटी है। अब मैन्युफैक्चरर ने, प्रोड्यूसर ने जितनी भी चीजें बनाई है उसकी टोटल खर्चा है। क्यू की वैल्यू निकालनी है, आपको ये बताना है उसने कितनी क्वांटिटी बनाई है। क्या बता रहे हैं आपको, कितनी क्वांटिटी बनाई है। एक कंडीशन आपको दे दी है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में ना हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट और एक एवरेज कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज का मार्जिनल निकालना है तो उसका टोटल पता होना चाहिए। तो अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट के लिए मुझे टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव। अगर आप किसी भी टोटल का डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको मार्जिनल मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट। अब आपने यहाँ पे हमने एमसी लिख दिया, यानी लेफ्ट साइड पे तो सी का डेरिवेटिव हो गया क्यू के रिस्पेक्ट में। अब आपको बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो अगर हम यहाँ पे समझे ए ई बी क्यू, ठीक। तो आप पहले कुछ बातें समझ लीजिए। पहली बात, ए और बी दो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। क्यू आपकी क्वांटिटी है। हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए, तो पहली चीज तो ए कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगी, आप इसमें कोई चेंज नहीं करोगे क्योंकि उसके साथ में वेरिएबल भी है। कांस्टेंट अकेला होता है तो जीरो हो जाता है, बट वेरिएबल के साथ जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए वो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए ये एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है ई एक्स। इज इट क्लियर, यस और नो, यस सर। तो इस हिसाब से अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी यहाँ पे x होना चाहिए। x मतलब कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेरिएबल के साथ b भी है, यानी कुछ एक्स्ट्रा है।
तो हमने ही सीखा था लास्ट क्लास में चैन रूल वाले कंसेप्ट में कि अगर बेसिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है और वेरिएबल के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा, तो आप चैन रूल लगाओगे। क्या लगाओगे? चैन रूल। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये रूल तो अप्लाई कर दिया है, बट इस रूल से हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हो रही है। पूरी सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी ना हमने इसके साथ कुछ नहीं करा है। किसके साथ? जो ब्रैकेट वाली चीज है ऊपर। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ क्यू होता, अगर सिर्फ इतना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बात खत्म हो जाती, इसका डेरिवेटिव हो जाता ई क्यू। बट क्योंकि ये चीज एक्स्ट्रा है तो हम चैन रूल लगाएंगे और मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव करेंगे? बी क्यू का। तो एम सी इज इक्वल टू ए ई बी क्यू, और इसका डेरिवेटिव हो गया आपका क्यू, क्योंकि सॉरी बी, क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। यस और नो? आप क्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास बचा सिर्फ बी। अब इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर देते हैं, कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं, ए बी इन दोनों को, और ये जो आपका फंक्शन है इसको यहां लिख लेते हैं। तो आपने मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल ली है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज निकालनी है वो निकालनी है एवरेज कॉस्ट। क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट। अब देखो एवरेज कॉस्ट का ना कोई आपकी एमिक्स से या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। एवरेज तो हम बचपन से इस्तेमाल करते आते हैं। एवरेज मार्क्स 8th क्लास के स्टूडेंट से पूछते हैं आपके कितने मार्क्स आए, वो कहता है मेरे 82% मार्क्स है। तो 82 का मतलब कि एवरेज है ना, उसने कैसे निकाला? टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया। क्या करा? टोटल मार्क्स को नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए 11th 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट होते हैं, अगर हम एडिशनल सब्जेक्ट ना लें, तो किसी भी स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए वो क्या करेगा? वो स्टूडेंट जितने भी उसके मार्क्स आए उसको किससे डिवाइड कर देगा? 5 से, तो उसका एवरेज आ जाएगा। यानी टोटल मार्क्स को किससे डिवाइड करा जा रहा है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो एवरेज का फंडा ये होता है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, आप टोटल को उसकी नंबर से डिवाइड कर दो, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो एसी निकालेंगे, एसी निकालने के लिए जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको किससे डिवाइड करोगे? क्यू से। टोटल कॉस्ट क्या है आपकी? सी। क्लियर? मैं यहाँ लिख भी देता हूं अगर आप लोग भूल गए हो तो। वैसे तो ये चीज हमें पता होती है, टोटल कॉस्ट को आप क्यू से डिवाइड कर दो। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? ये टोटल कॉस्ट है ए ई बी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ये आपका एसी आ गया है। अब क्वेश्चन में हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया है एमसी इज इक्वल टू एसी। तो आप यहां लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया है एमसी इज इक्वल टू एसी। एमसी की वैल्यू ये है आपकी ए बी ई बी क्यू, और एसी की वैल्यू आपकी है ए ई बी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। देखो ए दोनों तरफ है, डिवाइड हो गया आपस में, ई ये दोनों तरफ है, डिवाइड हो गया आपस में। आपके पास लेफ्ट साइड से तो बी बचा है, राइट साइड से आपके पास बचा है ए बाई क्यू। आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्यू इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर ऊपर वाला लाइन, ऊपर से जो सेकंड वाला लाइन है उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? ये वाली लाइन मार्जिनल कॉस्ट, ये उसके नीचे वाला सर। ये तो समझ में आ गया सर, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकाल दिया। हाँ सर, ये वाला जो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया है, ए और बी को, और ए को उसके बाद में लिख लिया है। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हो ना चीजों को। ठीक है, तो ये ऊपर में तो वहां पे तो बी क्यू था ना। देखो ए आ गया अपनी जगह, ये ऐसे ही आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्यू का डेरिवेटिव 1 हो चुका है ना, तो बी बचा ना हमारे पास है। ठीक है, अच्छा सर, वही जी सर वही क्वेरी। क्यू का डेरिवेटिव 1 हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि ऊपर तो बी क्यू है, नीचे बी कैसे बचा है, तो वो क्यू का डेरिवेटिव हो गया, क्यू का डेरिवेटिव 1 हो गया है ना।
अच्छा लाइए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है। बी 1, अब ये बी हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई हमने एक साथ कर दी है, तो ये हो गया और इधर ही आ गया आपका, ठीक है। हाँ जी सर, कल आपने मतलब लास्ट क्लास में बताया था सर, लेकिन दिमाग से कोई निकल बात गया नहीं, था कोई ये, बात नहीं। कि उसका डेरिवेटिव। ये जो Done? लास्ट वन है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा इस वाले स्टेप में। तो सर ये b मल्टीप्लाई q होगा, तो ये फिर नहीं, हमें last क्यू की में- वैल्यू निकालनी है ना, हम बी और क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हम क्यू को इधर लेके आ गए और बी को हम इधर लेके आ गए, क्योंकि हमें बी क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्यों पूछा है हमसे। Thank you, sir. तो आपका ना चैन रूल इसी के साथ खत्म हो गया है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है।